आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। तो फिर आज जो है हम लोग इतिहास की श्रृंखला को शुरू करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री के 4 वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको आप थोड़ा सा करते रहिए। कोचिंग में केमिस्ट्री हो गई है समाप्त, इसलिए जो है अब मैं डाल दूँगा पूरे वीडियोस, उसके भी डाल दूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग इतिहास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, साथ साथ में रहेगा तो थोड़ा सा ज़्यादा बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ पाते हैं, लेकिन अब की बार से अब गलती नहीं होगी। ठीक है, चाहे हफ्ते में 2 ही वीडियोज़ आएँ, लेकिन अब मैं जो है वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है, तो अब हम लोग इतिहास की श्रृंखला को शुरू करते हैं, हिस्ट्री को। तो हिस्ट्री आज आप बेसिक हिस्ट्री की जानकारी लीजिए। मतलब हिस्ट्री में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से इतिहास को पढ़ेंगे, कहाँ से, और एक सीक्वेंस बना करके चलिएगा। बुक्स में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है पढ़ने में, और बुक में इतना ज़्यादा अंदर तक दे देता है, मतलब वो हम लोगों को समझता है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं। अरे बस में विद्वान के तरीके से वो आपको देता है, उसको क्या है, उसको तो बस अपनी बुक्स को बेचना है और ज़्यादा तो कुछ खास है नहीं। अरे बस समझे, उसकी बुक बिक गई, आप पढ़ो, आपको समझ में आया ना है, उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए एक सीक्वेंस थोड़ा सा समझ में आ जाए कि इतिहास पढ़ना कैसे है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट जगने लगेगा कि हाँ इतिहास थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा सब्जेक्ट है। अरे पसंद है। बाकी आपको ज़्यादा जो बिगनर्स हैं, नए हैं, पहली बार इतिहास देख रहे हैं, तो उनको लगेगा कि यार इतिहास पता नहीं कहाँ से पढ़ें। अगर बुक से पढ़ोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। तो इतिहास का एक तरीका देख लो, इतिहास को हम लोगों को एक्चुअली में पढ़ना कहाँ से होता है इतिहास को। अरे पसंद है, तो इतिहास को हम लोग देखो कहाँ से पढ़ते हैं। तो इतिहास में सबसे पहले जो बात करेंगे हम लोग इतिहास की, इतिहास को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इतिहास को कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे? 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहला पार्ट आ जाएगा आपका, ध्यान से देखते रहना। ठीक है, साथ साथ में याद करते हुए जाना, ये रिवीजन टाइप से है आपके लिए। ठीक है, और मेरी कोचिंग के बच्चों के लिए एक प्रकार से रिवीजन ही होगा, उनका तो पूरा कंप्लीट है। ठीक है, तो आपका ये सबसे पहले क्या हो जाएगा? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक। दूसरा पार्ट डिवाइड किया गया है इसको आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक। और तीसरा आ जाता है आपका ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक। अब देखो, प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ना है, फिर आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ना है, फिर ऐतिहासिक को पढ़ना है। प्राग ऐतिहासिक में वही थोड़ा बड़ा आपका, छोटा मोटा आपका 2 दिन में आपका, एक ही दिन, आज ही मैं खत्म कर देता हूँ। आज आपका प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक को समाप्त कर देता हूँ। अरे बस सुनिए, इसके बाद आएगा ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो ऐतिहासिक काल में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? तो ऐतिहासिक काल में हम लोगों को जो पढ़ना है वो है आपका प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा हमको पढ़ना है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास। मुख्य रूप से तो हमको एक ही पढ़ना है, बाकी आगे हम लोग जो है इसमें विश्व के इतिहास को भी जोड़ देते हैं। ठीक है, विश्व इतिहास को भी आगे हम इसमें ऐड कर लेते हैं, ऐड ऑन कर लेते हैं। विश्व का इतिहास जोड़ करके हम क्या मिलेगा, मतलब उसमें जैसे रूस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, ये सब जो भी विश्व की घटनाएं घटित हुई हैं उसको भारत की घटनाओं से रिलेट करते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक है, विश्व के इतिहास को भी पढ़ लेना है। अब जब बात आती है, इतना कर लिए हैं, इस तरीके से हम लोगों को इतिहास पढ़ना है। ठीक है, इतिहास को कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। सबसे पहला आपका प्राग ऐतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल, फिर आपका ऐतिहासिक काल। फिर ऐतिहासिक को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4 पार्टों में। 3 पार्टों में मुख्य रूप से, एक 4 पार्ट आपका विश्व का इतिहास दे दिया गया। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक इतिहास आपका। फिर ये आपका 3 से 4 महीने लगभग लगेंगे इसको खत्म करने में। ठीक है, बाकी प्रयास करेंगे कि हम जल्दी खत्म हो जाए, रिवीजन के तौर पर। ठीक है, शॉर्ट नोट्स टाइप में हम इससे बना सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा थ्योरी सेक्शन हम बताने का प्रयास नहीं करेंगे, शॉर्ट ही आप बना सकते हैं। ठीक है, एक बार अगर आप ये टॉपिक को यहाँ से देख लीजिए, फिर उसके बाद या फिर कहीं से पढ़ लीजिए, तो उसके बाद आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहला आपका क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल।
अब इसको अगर देखें तो प्रागैतिहासिक काल की अगर बात करें तो इसका कोई भी लिखित वर्णन नहीं। सबसे पहली बात है, क्वेश्चन आपका यहाँ से यही बनेगा कि प्रागैतिहासिक काल का कोई भी लिखित वर्णन है, तो प्रागैतिहासिक काल का कोई भी लिखित वर्णन नहीं है इसका। ठीक है, इसका जो है कोई लिखित वर्णन नहीं। ठीक है, लिखित वर्णन नहीं। प्रागैतिहासिक काल का कोई भी लिखित वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, इसका कोई भी लिखित वर्णन नहीं है, बस ऐसे ही है आपका कि हाँ प्रागैतिहासिक काल एक चल रहा था जिसमें आदिमानव टाइप में आदमी जो थे, मनुष्य थे, वो आदिमानव टाइप में रहते थे और आपका जो है शिकार करते थे दिन भर, और मतलब उनको कोई भी काम नहीं था, दिन में उठना, शिकार करना, शिकार करके अपना खाना पीना खा करके शाम को सो जाना। अरे बस सुने, घास फूस में सो जाना, पेड़ से लिपट के सो जाना, कहीं इधर उधर, सब ऐसे ही चल रहा था आपका प्रागैतिहासिक काल में। उसका कोई भी लिखित वर्णन नहीं। हालांकि यहाँ पर इन लोगों ने चित्रकारी को सीख लिया था। मेरी बातों को थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना, और बाकी लिखे पढ़े पे उतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो लिखा ही रहेगा, आप स्क्रीनशॉट बाद में ले सकते हैं, मैं हट जाऊँगा। ठीक है, तो हो सकता है मैं कुछ चीज़ें बोल दूँ, उनको लिख ना पाऊँ, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से गौर फरमाइएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इस काल का कोई भी लिखित वर्णन नहीं है। ठीक है, इसमें ये लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। हालांकि अगर आगे बात करी जाए तो प्रागैतिहासिक काल को भी 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब 4 पार्ट कौन कौन से थे आपके, 4 पार्ट कौन कौन से थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब 4 पार्ट कौन कौन से हैं। पहला पार्ट है आपका पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद था आपका मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, तीसरा काल आता है नव पाषाण काल, और चौथा काल आता है आपका उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल, या फिर इसको हम ताम्र पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं, ताम्र पाषाण काल। ठीक है, उत्तर पाषाण काल या फिर ताम्र पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो ये 4 पार्ट में किसको डिवाइड कर दिया गया, प्रागैतिहासिक काल को। प्रागैतिहासिक काल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 पार्ट में। पहला पार्ट साथ में बोलते जाना, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा, पहला कौन सा था आपका, प्रागैतिहासिक काल आपका। ठीक है, नहीं प्रागैतिहासिक काल तो ये आपका है, प्रागैतिहासिक काल के पार्ट में अगर डिवाइड करेगा तो पूरा पाषाण काल हो जाएगा, दूसरा मध्य पाषाण काल हो जाएगा, और तीसरा आपका नव पाषाण काल, और चौथा आपका कौन सा हो जाएगा। इसमें तांबे की खोज हो गई थी, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। ताम्र पाषाण काल आप कह सकते हैं, या फिर उत्तर पाषाण काल। आपको पता होगा कोई भी काल जब समाप्त होता है उसमें उत्तर लगा दिया जाता है। जैसे उत्तर मुगल काल हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल हो जाएगा, वैसे उत्तर पाषाण काल है आपका। अरे कुछ समझे, वैसे करके कोई भी काल समाप्त होता है तो उसमें उत्तर लगा दिया जाता है, उत्तर पाषाण काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर मुगल काल, वैसे करके वही आता है। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। हालांकि आपको उत्तर पाषाण काल ही देगा यहाँ पर। ठीक है, अब पूरा पाषाण काल में क्या था आपका, यहाँ पर मनुष्य को आखेट कहा गया, मतलब ये केवल शिकार करता था। ठीक है, शिकार, यहाँ पर मनुष्य जो था ये शिकार करता था, बस शिकार करके खाना पीना अपना रोजमर्रा का काम यही था कि सुबह उठो शिकार करो, इसके पास और कोई भी काम नहीं। आज के कुछ लोगों का कहना भी है कि यही जीवन सबसे अच्छा था है, यही जीवन सबसे अच्छा था, बस सुबह उठो, कोई भी टेंशन नहीं, बस सुबह उठो, मारो पीटो, खा जाओ। अरे बस में जब तक आग का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक कच्चा खाते थे, जब आग का आविष्कार हो गया तो फिर उसको पका करके खाने लगे, मतलब भून करके खाने लगे, मसाला वगैरह थोड़ी ना हुआ करता था। ठीक है, और ये आखेट कहा गया, मतलब यहाँ पे ये जो है आदि मानव कहेगा कि आदि मानव कब कहा गया, मतलब आदि मानव जो था आपका ये पूरा पाषाण काल में ही आदि मानव इसे कहा गया। ठीक है, ये शिकार करता था यहाँ पर, और यहाँ पर ही इसने आग का आविष्कार कर दिया था। किसका आविष्कार कर दिया था,
आग का आविष्कार कर लिया था। ठीक है, आज मानव जो था इसने आग का आविष्कार कर लिया था। किस काल में? पूरा पाषाण काल में ही इसने आग का आविष्कार कर लिया था। शिकार करने की बात करेगा तो शिकार कहाँ पर सीख लिया था इसने? इसी में, पूरा पाषाण काल में इसने शिकार करना सीख लिया था। ठीक है, अब मध्य पाषाण काल की अगर बात करें, मध्य पाषाण काल की, यहाँ पर अगर इसकी पूरा पाषाण काल में इसमें जो औजार थे, बड़े औजार थे। कैसे औजार थे? बड़े औजार। यहाँ पर जो मनुष्य था वो बड़े औजारों का प्रयोग करता था। बाद में जैसे ही काल ये परिवर्तित हुआ, मध्य पाषाण काल आया, यहाँ पर छोटे औजारों का प्रयोग करने लगा। छोटे औजार, ठीक है, छोटे औजारों का प्रयोग करने लगा। मतलब बात में समझ में आ रही होगी, पहले की जो भी चीज़ होगी वो बड़ी होगी। आपकी बंदूक जैसे थी पहले बड़ी होती थी, अब बाद में धीरे धीरे क्या होने लगी? छोटी होने लगी, छोटी बनने लगी। अरे वो वैसे ही आपके पहले औजार बड़े बड़े बनाते थे, नहीं थोड़ा सा आइडिया था, धीरे 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 प्रयास किया और आगे चल करके दूसरा काल आया, चेंज हो गया, औजार छोटे हो गए। यहाँ पे ये जो है उसके भी साक्ष्य मिले हैं, क्या कहते हैं उसे, जेवर, गहना जेवर जो भी है आपका, ठीक है। और वो भी जो यहाँ पे जो लोग उसका प्रयोग करते थे, जो महिलाएं उसका प्रयोग करती थी, वो हड्डियों के और पत्थरों के केवल बने होते थे। अरे वो समझे, जो सौंदर्य प्रसाधन के लिए यूज होते हैं, क्या कहते हैं उनको? जेवर, ठीक है, जो भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको कहते हैं आभूषण ना, आभूषण। आभूषण आभूषण जो है, आभूषणों का प्रयोग कहाँ पर किया गया? यहीं पर किया गया। आभूषण, वो भी आभूषण किसके होते थे? आपके पत्थर के आभूषण होते थे, पत्थर के, या फिर हड्डियों के आभूषण। हड्डियों के आभूषण कैसे होते हैं? जैसे आपने देखा होगा, हाँ, जैसे किसी का दांत हो गया, दांत को ऐसे करके लगा के गले में पहन लिया, जैसे मोगली पहनता है, आपने देखा होगा, अगर नाटक देखा होगा तो मोगली। तो पत्थर और हड्डियों के, ये जो आपके आभूषण बने होते थे, पत्थर और हड्डियों के बने होते थे आभूषण। ठीक है, आभूषण किसके बने होते थे? पत्थर और हड्डियों के आभूषण बने होते थे। यहाँ पर मनुष्य ने अंत्येष्टि कार्यक्रम सीख करना, अंत्येष्टि कार्यक्रम, ठीक है, अंत्येष्टि कार्यक्रम। तो अंत्येष्टि कार्यक्रम क्या होता है? अंत्येष्टि कार्यक्रम मतलब किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार, मतलब अगर इनके लोग जब मरते थे तो उनका अंतिम संस्कार करना सीख गया था। मानो किस काल में? मध्य पाषाण काल में वो अंत्येष्टि कार्यक्रम करना सीख गया था। अब तीसरी बात करते हैं नवपाषाण काल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य ने क्या करना सीख लिया था? कृषि करना सीख लिया था, खेती करना सीख लिया था। मनुष्य ने क्या करना सीख लिया था? खेती करना सीख लिया था। अब खेती करेगा तो जाहिर सी बात है, वहां से अनाज लाएगा अपने घर, तो लाद के लाएगा किसी में, तो पहिए का आविष्कार फिर हो गया। अरे बस में पहले पहिए अजीब टाइप से होते थे, उसको खींचने में दिक्कत होती थी, चार कोने के। बाद में धीरे धीरे क्या किया, उसको गोल किया तो ढंगाने में आसानी होने लगी, तो आराम से बढ़िया लेकर के चले आते थे पूरा राशन पानी। अरे सुनिए, तो पहिए का आविष्कार हो गया। इन्होंने यहाँ पर कुत्ते का पालन किया, कुत्ता पाल लिया था इन्होंने। कुत्ता एक बढ़िया ऐसा जानवर होता है कि कम खाता है, वफादारी पूरी 100% करता है। अरे तो सुनिए, कुत्ता ही एक ऐसा जीव है, कुत्ता ही एक ऐसा जानवर है इस प्रकृति पर जो अपनी जान से बढ़कर अपने मालिक की जान की रक्षा करता है, अपनी जान की परवाह नहीं करेगा। और कोई भी जानवर होगा, अगर आपको खतरा है तो बच जाएगा। अरे कुछ, लेकिन कुत्ता अपनी जान छोड़ देता है फिर, कि हम मरेंगे जिएंगे वो बात की बात है, पहले आपकी जान बचाएगा। और खाता कम है, वफादारी ठीक ठाक करता है, जी हजूरी करेगा, तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। अरे वो सुनने, तो ये होता है। इसलिए इन्होंने सबसे पहला क्या है, कुत्ता पाल लिया था, कुत्ते का पालन कर लिया था। नवपाषाण काल में कृषि की खोज हो गई थी और पहिया की खोज हो गई थी, और इसी में इन्होंने क्या पाल लिया था? कुत्ते का पालन कर लिया था। अब अगर कृषि की बात करें, कृषि की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सबसे पहले कृषि के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहीं पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले जो कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो आपके पाकिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सबसे पहली जो खेती करी गई थी वो किसकी करी गई थी? गेहूं और जौ की करी गई थी। सबसे पहले खेती किसकी करी गई थी? गेहूं और जौ की खेती करी गई थी। कहाँ पर करी गई थी? ये आपका पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, मेहरगढ़, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में इसकी सबसे पहले खेती करी गई थी। मतलब
अरे वो सुनिए, गेहूं और जौ की सबसे पहले पाकिस्तान के मेहरगढ़ में खेती करी गई थी। ये आपका 7000 BC की बात बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। सबसे पहली खेती 7000 ईसा पूर्व करी गई थी। 7000 ईसा पूर्व आप समझ पा रहे हैं, ईसा मसीह के 7000 ईसा मसीह के जन्म के 7000 वर्ष पहले की बात है जब पहली खेती करी गई थी आपकी गेहूं और जौ की। अरे वो सुनिए, तो अगर वर्तमान में हम बात करें तो ये कौन सा चल रहा है, 2023, तो 2000 अगर पूरा ले लें, 2000 ले लें और 7000 ये 7 तो 9000, तो 9000 वर्ष पहले की बात है आपका जब खेती करी, 9000 वर्ष पहले। अरे वो सुनिए, 9000 वर्ष पहले। और कब करी गई थी, 7000 ईसा पूर्व पर करी गई थी, ठीक है। गेहूं और जौ की खेती करी गई। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि किन पहाड़ियों के बीच ये खेती हुई थी। तो पाकिस्तान की पहाड़ियां हैं, उनका नाम है, एक का नाम है सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बीच, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बीच इसकी खेती हुई थी, ठीक है। सबसे पहले जो खेती हुई थी, सुलेमान लिखा हुआ है, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बीच सबसे पहली खेती हुई थी। मनुष्य ने सबसे पहले, मनुष्य को जो खेती करी थी, मनुष्य ने कहाँ पर करी थी, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ ज़्यादा आता है, कभी कभी पहाड़ी भी पूछ देता है आपका। सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बीच हुई थी। इसमें से आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं याद रखना है, इसमें से बस यही याद रखना कि तांबे का आविष्कार हो गया था, तांबे की खोज, ठीक है। तो आपका उत्तर पाषाण काल में किसकी खोज हुई थी, तांबे की खोज हुई थी, ठीक है। उत्तर पाषाण काल में किसकी खोज हुई थी, तांबे की खोज हुई थी, इसीलिए आपका इसे उत्तर पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखो, इस काल का कोई भी लिखित वर्णन नहीं, अर्थात हमको कहीं भी इसके लिखे हुए साक्ष्य नहीं मिले। अब आगे वाले में आद्य ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल में अच्छा, इसमें अभी एक पॉइंट और लिख लेना, यहाँ पे लिखवाई देता हूँ कि इसमें ये लिखना पढ़ना तो नहीं जानता था, लेकिन इसने चित्रकारी सीख ली थी। आदि मानव ने चित्रकारी सीख ली थी। एक पॉइंट बना करके लिख देना, पहली चित्रकारी इसने कहाँ पर करी थी, MP के मध्य प्रदेश के भीमबेटका में पहली चित्रकारी करी थी। पहली चित्रकारी मानव ने कहाँ करी थी, MP के भीमबेटका में पहली चित्रकारी करी थी इन्होंने। अरे वो सुनने, तो पहली चित्रकारी पूछेगा कि पहली बार चित्रकारी इन्होंने कब सीखा था, तो चित्रकारी ये प्रागैतिहासिक काल में ही सीखे थे। लिखना पढ़ना नहीं जानते, लेकिन चित्रकारी कर लेते हैं। ऐसे मानव का चित्र बनाया था आपका, ऐसे करके आपका, अरे वो सुनने, ऐसे और यहाँ पे ऐसे करके औजार दिया हुआ था ये। अरे वो सुनने आदमी, तो ऐसे करके बनाया था। बहुत अच्छी लियोनार्डो दा विंची जैसी कोई तस्वीर नहीं थी, बस ऐसे था आपका। अरे को सुनने, तो आपका ऐसी चित्रकारी सबसे पहले कहाँ पे देखने को मिली है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में, ठीक है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में सबसे पहली चित्रकारी हमको देखने को मिली थी आदिमानव के द्वारा, ठीक है। अब इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल आता है। आद्य ऐतिहासिक काल में ये लिखना पढ़ना तो जान गए थे, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल के लिखे हुए साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसे पढ़ा ही नहीं जा सका। पढ़ा नहीं जा सका का मतलब यहाँ पर तो ये लिखना पढ़ना ही नहीं जानते थे। अरे वो सुनिए, यहाँ पर कोई भी लिखा साक्ष्य नहीं मिला, कोई भी लिखा साक्ष्य नहीं मिला, लिखा साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, साक्ष्य नहीं मिला, ठीक है। कोई भी लिखा साक्ष्य नहीं मिला। और यहाँ पर लिखा साक्ष्य तो मिला, ठीक है। यहाँ पर जो है लिखा तो मिला, लिखे साक्ष्य मिले, लेकिन पढ़े नहीं जा सके, आज तक नहीं पढ़े जा सके। पता नहीं किस भाषा में क्या लिख करके चले गए हैं। अरे बस में पढ़ा ही नहीं जा सका। अरे बस में तो अगर कहेगा कि किस काल का कोई भी लिखित वर्णन नहीं, तो प्राग ऐतिहासिक काल का कोई भी लिखित वर्णन नहीं, और लिखित वर्णन है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, तो फिर वो आद्य ऐतिहासिक काल हो जाएगा, जिसको लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। क्या लिखा गया, आगे बात समझिए। अब इसके बाद आ जाता है आपका ये आद्य ऐतिहासिक काल में ही आपका सिंधु घाटी सभ्यता आ जाती है। इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, आदमी बना हुआ है ये भीमबेटका का, हाँ ये,
ठीक है, देखो इसके बाद जो है, इसको रख देते हैं, इसके बाद जो है आपका भीमबेटका में पहली चित्रकारी तो हो गई आपकी। अब इसके बाद जॉन मार्शल जो आ जाते हैं और ये जो आपका क्या करते हैं, इसकी खोज करते हैं। मतलब आद्य ऐतिहासिक काल का अगर जन्मदाता की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल का जो जन्मदाता है या फिर पिता कहा जाता है वो जॉन मार्शल को कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा काल आएगा, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसके बाद क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल में आद्य ऐतिहासिक काल के खोजकर्ता जो है या फिर पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। जनक इसे किसे कहा जाता है, जॉन मार्शल को। ठीक है, जॉन मार्शल को इसका आद्य ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है, जॉन मार्शल को आद्य ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। यहीं पे आद्य ऐतिहासिक काल में ही सिंधु घाटी सभ्यता जो है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर फल फूल रही थी आपकी। अरे तो सुनिए, तो ये पीरियड जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के, अगर पीरियड की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आपकी, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो फल फूल रही थी, ये आपकी लगभग बात है 2500 BC से बिफोर द बॉर्न ऑफ क्रिस्ट। BC का मतलब होता है चाहे ईसा पूर्व लिखे चाहे BC लिखे, से 1750 BC की बात है आपकी। ठीक है, 2500 BC से 1750 BC तक आपका सिंधु घाटी सभ्यता आपकी क्या हो रही थी, फल फूल रही थी आपकी। ठीक है, 2500 BC से 1750 BC। तो आपका ये जो है 2500 BC से 1750 BC की बात है। और सिंधु घाटी सभ्यता आपकी कितने में फैली हुई थी, कितने वर्ग किलोमीटर में, लगभग 13 लाख। ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी, हिंदी में लिख देते हैं 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। ठीक है, लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो था त्रिकोणीय था। कैसा था, त्रिकोणीय था। थोड़ा सा भारत के मैप में आप सिंधु घाटी सभ्यता की स्थिति को देख लें तो हम क्या करते हैं, वैसे एक ओरल मैप बना दे रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा माइंड सेट ना करना, इस पर ओरल मैप है आपका। ठीक है, तो ओरल मैप हम ऐसे बना दे रहे हैं आपका। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी। इधर से तो हमको खैर मतलब नहीं है, लेकिन जो है बना रहे हैं तो बना ही लेते हैं पूरा। जगह थोड़ी सी कम है। ठीक है, जगह थोड़ी सी कम है तो थोड़ा सा छोटा ही बना है आपका। देखो, ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल जो खोजे गए हैं वो आपके यहाँ गुजरात साइड में खोजे गए हैं। ठीक है, हालांकि स्थल सब जगह पर मिले हैं इसके। सिंधु घाटी सभ्यता के 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी आपका, यहाँ महाराष्ट्र तक इसके जो है स्थल मिले हैं आपके। लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्थल मिले हैं कहाँ पर मिले हैं, गुजरात में मिले। तो क्वेश्चन ये भी आता है आपका कि सबसे ज़्यादा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के कहाँ पर मिले हैं, तो गुजरात में मिले हैं आपका। अरे क्वेश्चन में तो हम ऐसे खींच देते हैं आपका, ये एक उत्तर में मिला है आपका, ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर साइड में आपका। ठीक है, ये इधर यूपी में भी है आपका इसका एक हिस्सा, तो एक यूपी में ऐसे करके चला जाएगा आपका। एक आइडिया, रफली आइडिया। ठीक है, बाकी एग्जैक्ट आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। ऐसे करके इंडस वैली जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आपकी कुछ त्रिकोणीय आकृति की थी। तो ये आपका इसका सबसे नॉर्दर्न एरिया हो जाएगा, ये साउदर्न हो जाएगा, सबसे दक्षिणी भाग हो जाएगा, और ये सबसे पूर्वी भाग हो जाएगा, और ये सबसे पश्चिमी भाग हो जाएगा, ऐसे करके कुछ। ठीक है, तो ये आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता का ये उत्तरी पॉइंट हो जाएगा, ये दक्षिणी, और ये पूर्वी हो जाएगा, और ये पश्चिमी हो जाएगा। यहाँ पर एक ऐसे करके ये चीज़ याद रखो
ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण, और इधर पूरब होता है और इधर क्या होता है, पश्चिम होती है। अरे क्वेश्चन में तो मुख्य रूप से यही 4 दिशाएं होती हैं और 4 इसकी उप दिशाएं होती हैं। वो रीजनिंग का टाइप है आपका, है ना। रीजनिंग में आपको ये बताया जाता है आपका कि 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। इसके बीच में आपका उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब और दक्षिण पश्चिम, और ये दक्षिण पूरब हो जाता है आपका। ठीक है, तो आपको एक आइडिया पता चल गया होगा कैसे। तो अब यहाँ पर हम ऐसे बना करके इसको सीधा सीधा हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे बना करके। ठीक है, ये आपका उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम हो जाएगा। अब उत्तर में आपका इसमें पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बीच में हम लिख देते हैं 13 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना। नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता लिख देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसके उत्तर में पूछेगा कौन सा जिला है, तो उत्तर में है आपका मांडा जिला। ठीक है, मांडा जिला, जिला कौन सा है, मांडा। और मांडा जिला कहाँ पर है, ये आपका जम्मू कश्मीर। मांडा जिला कहाँ है, जम्मू कश्मीर। मांडा जिला जम्मू कश्मीर में। तो अर्थात ये सिंधु वैली, सिंधु सभ्यता है आपकी। अरे को सुनिए, सिंधु सभ्यता के उत्तर में आपका क्या है, मांडा जिला, जम्मू कश्मीर। सिंधु सभ्यता ये आपका मांडा जिला है, ठीक है, जम्मू कश्मीर का। और ये इसका जो दक्षिणतम बिंदु होगा, दक्षिणतम बिंदु ये महाराष्ट्र के आसपास आया हुआ है और ऐसे आएगा आपका, ऐसे करके बनेगा। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा महाराष्ट्र के पास में आएगा। तो महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। ये दैमाबाद जिला है आपका, दैमाबाद जिला है आपका। ठीक है, दैमाबाद जिला है आपका। ठीक है, और पूरब में कौन सा जिला है, ये यूपी में पड़ता है, आलमगीर, ठीक है, ये यूपी में पड़ता है, आलमगीरपुर, यूपी। आलमगीरपुर कहाँ पड़ेगा, यूपी में। ये सिंधु सभ्यता की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, आलमगीरपुर यूपी में पड़ेगा आपका। और इसके बाद ये पश्चिम में आपका, तब तो भारत में ही था, वर्तमान की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान में है आपका। ठीक है, तो ये सुत कांगेर और बलूचिस्तान, सुत अलग कलर से लिख देता हूँ, यहाँ ब्लैक हो जाएगा आपका, सुत कांगेडोर। ठीक है, सुत कांगेडोर कहाँ पर है, बलूचिस्तान, ठीक है, सुत कांगेडोर, बलूचिस्तान। ठीक है, तो आप पहले तो यही याद कर लो आप कि कितने वर्ग किलोमीटर थे, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। इसकी आकृति कैसी थी, त्रिकोणीय आकृति थी। कैसी थी, त्रिकोणीय आकृति थी। अरे वो सुनिए, कैसी आकृति थी, त्रिकोणीय आकृति थी। और 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सबसे उत्तर में इसका कौन सा जिला, पहले स्टेट आप याद कर लो। उत्तर में जम्मू कश्मीर तक जाएगा और दक्षिण में महाराष्ट्र तक जाएगा और पूरब में अब यूपी तक आएगा और ये पश्चिम में आपका पाकिस्तान में रहेगा आपका। वर्तमान पाकिस्तान में है, पहले थोड़ी ना पाकिस्तान में पहले अफगानिस्तान, काबुल तक अपनी सीमाएं थी। अरे बस में हम लोगों ने सीमाओं का बहुत विस्तार किया था। तो आपका जो है वर्तमान में रह करके हम लोगों को पढ़ना है। तो वर्तमान में आपका क्या हो जाएगा, ये उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूरब में यूपी, पश्चिम में क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा आपका। ठीक है, उत्तर में आपका जो है, उत्तर में आप जिले की बात करें तो कौन सा, मांडा जिला, जम्मू कश्मीर। दक्षिण में आपका दैमाबाद, महाराष्ट्र। पूरब में आलमगीरपुर, यूपी हो जाएगा। और पश्चिम में आपका क्या हो जाएगा, सुत कांगेडोर, बलूचिस्तान। सुत कांगेडोर क्या हो जाएगा, बलूचिस्तान हो जाएगा आपका। क्लियर हो रहा है, सुत कांगेडोर, बलूचिस्तान। ठीक है, सुत कांगेडोर, बलूचिस्तान। अब उत्तर में नदियां देख लेते हैं। नदियों के आधार पर भी विभाजन किया है इसका। नदियों के आधार पर विभाजन कैसे करेगा, तो मतलब यहाँ पे कौन सी नदी, यहाँ पे कौन सी नदी, या फिर पूरब में कौन सी नदी सीमा रेखा बनाती थी, पश्चिम में कौन सी नदी सीमा, अलग कलर से, नीले कलर से लिख देता हूँ, है ना, तो कुछ ज़्यादा सही रहेगा आपका। देखो, अब देखो उत्तर में आपकी कौन सी नदी थी, तो उत्तर में यहाँ पर चिनाब नदी बह रही है। कौन सी, चिनाब नदी। उत्तर में कौन सी नदी, चिनाब नदी। और दक्षिण में आपका दैमाबाद, महाराष्ट्र, प्रवरा नदी। ये तो और नहीं चल रहा है, शब्द सुनना। ठीक है,
प्रवरा नदी हो जाएगा। और ये आपका यहाँ यूपी में है आपकी हिंडन नदी, ठीक है। और ये सुत कांगेलोर बलूचिस्तान, यहाँ पर आपकी दास्त नदी है, ठीक है, दास्त नदी। चाहे यहीं पर लिख लेना अगर जगह बने तो आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका चिनाब हो जाएगा, फिर डबल हो जाएगा, ठीक है। वैसे करके भी ना बनाओ तुम यहाँ पर, ठीक है। इसको ऐसे करके अंडरलाइन करके अंदर कर लेना ऐसे, ठीक है। ये आपका मांडा जिला जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी हो जाएगी यहाँ पर, चिनाब नदी। और आलमगीरपुर यूपी आपका हिंडन नदी हो जाएगी। महाराष्ट्र धर्माबाद जिला और आपकी प्रवरा नदी, अच्छा इसको गोदावरी भी कहते हैं, ठीक है, गोदावरी आ जाए तो कंफ्यूज ना होना। और ये आपका सुत कांगेलोर बलूचिस्तान, ये आपका पाकिस्तान में है आपका सुत कांगेलोर बलूचिस्तान, ऐसे करके बना लेना सिंधु घाटी सभ्यता आपकी। अरे बस सुने तो क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपके कई लोग आए, फिर उसके बाद हड़प्पा में खुदाई उदाई का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो दयाराम साहनी से कहा गया कि आप थोड़ा सा देखें, यहाँ पे कुछ हमको लग रहा है मिलेगा क्या, जैसे बिल्डिंग टाइप को। जैसे आपने देखा होगा कि दिन प्रतिदिन, ये भूगोल का टॉपिक है आपका, कि दिन प्रतिदिन कोई भी बिल्डिंग हो या फिर घर हो, दिन प्रतिदिन वो नीचे की तरफ धंसता जाता है। अरे बस ने ये अब लगभग देखो, अगर बात करें इसको 2500 BC से 1750 BC की बात है, और चल रहा है ये 2000 में 2500 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4500 वर्ष पहले की बात है सिंधु घाटी सभ्यता। तो पूरा तो धस गया होगा आपका। अरे बस सुनिए, तो पूरा धस गया था, तो ऊपर की थोड़ी सी ईंटें दिखाई दे रही थी। तो कहा ये क्या है यार, तो कहें कि चलो खुदाई करते हैं, कोई नींव डाल के छोड़ दिया, हमको लग रहा इसके आगे हम लोग घर बनाएंगे। तो फिर खोजा क्या, फिर उसको खुदाई करी गई। अब खुदाई करी गई तो पता चला वो नीचे तक एकदम खुदता चला जा रहा है। अब बाद में पता चला कि पूरा घर निकल आया तो कहें यहाँ पर कोई सभ्यता थी, हमको लग रहा पहले फल फूल रही थी। तब पता चला कि अच्छा यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी। अरे बस में अब सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहली जो खोज करी गई थी वो हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 में, 1921 ईस्वी को दयाराम साहनी के द्वारा। अब बात हुई कि यार ये हड़प्पा है तो जाहिर सी बात है इसके किनारे किनारे और भी शहर बसे होंगे, और भी सभ्यता होंगी, मतलब सभ्यता तो यही है आपकी, और भी शहर होंगे। तो 1921 में आपका इसकी खुदाई हो गई। फिर उसके बाद उसी का सब देखते रहे कार्यक्रम, 1 साल तक लगभग कुछ भी ये लोग खोज नहीं पाए, ठीक है। फिर 1922 ईस्वी आती है, 1922 में ये है मोहनजोदाड़ो की खोज कर देते हैं, ठीक है। रखालदास बनर्जी खुदाई करते हैं उसकी, रखालदास बनर्जी के द्वारा इसकी खुदाई करी जाती है और फिर मोहनजोदड़ो की खुदाई हो जाती है। फिर मोहनजोदड़ो से हम लोगों को कई साक्ष्य मिलते हैं और हड़प्पा से हम लोगों को कई साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली खुदाई जो हुई थी 1921 ईस्वी में, 1 साल तक लगभग ये प्रक्रिया चल रही थी। इसलिए सिंधु सभ्यता को फिर क्या कहा जाने लगा, हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। अच्छा, इसको सिंधु सभ्यता नाम ही क्यों पड़ा, क्योंकि वहां पर सिंधु नदी के किनारे ही जितने भी स्थल पाए जा रहे थे वो सभी स्थल सिंधु नदी घाटी के किनारे ही पाए जा रहे थे। इसलिए जब सिंधु नदी के किनारे जब कोई भी स्थल पाया जाएगा तो उसे कहा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे गंगा नदी के किनारे पर जो लोग रहेंगे तो बाद में कोई खुदाई करेगा, खोजेगा तो कहेगा ये गंगा नदी घाटी सभ्यता थी, गंगा घाटी सभ्यता। वैसे आपका सिंधु नदी घाटी सभ्यता। अरे बस में तो फिर बाद में इसे हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से 1 साल तक जाना गया। बाद में पता चला कि मोहनजोदड़ो की खुदाई हो गई और चंदूदड़ो की खुदाई हो गई, लोथल मिल गया, कालीबंगा मिल गया आपका। ऐसे करके स्थल ढूंढते गए, मिलते गए और सब जगह से अलग अलग तरीके से साक्ष्य मिलते गए। अरे बस में कहीं से कांस्य की नदी मिल गई, बृहस्पतिस्नानागार मिल गया, कहीं से अन्नागार मिल गया, कहीं सीधी सड़कें थी, कहीं टेढ़ी सड़कें थी, कहीं नालियाँ ढकी हुई थी, कहीं नालियाँ खुली हुई थी, कहीं चूड़ियाँ मिल रही, कहीं लिपस्टिक मिल रही। अरे बस में कहीं सिंदूर मिल रहा है, कहीं रंग मिल रहा है आपका, कहीं से जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिल रहा है, कहीं कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है। अरे बस में तो ऐसे करके कई हर जगह से साक्ष्य, कहीं चावल के साक्ष्य मिल गए। अच्छा, चावल से याद आया कि पहली बार जो यहाँ पर चावल के जो साक्ष्य मिले थे इलाहाबाद के कोल्डिहवा से मिले थे। कहाँ से मिले थे? इलाहाबाद के कोल्डिहवा से चावल के साक्ष्य मिले थे। तो यहीं पर हम चाहे लिखे देते हैं इलाहाबाद के कोल्डिहवा से, इलाहाबाद के कोल्डिहवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, चावल के साक्ष्य मिले हैं।
इलाहाबाद के कोल्डिहवा से, कोल्डिहवा, ठीक है, इलाहाबाद के कोल्डिहवा से चावल के साथ मिले थे, सबसे पहली बार जो साक्ष्य मिले थे। और बर्तन में लगे चावल के साक्ष्य जो मिले थे वो लोथल से मिले थे आपके, अरे वो समझे। और धान की भूसी आपकी रंगपुर से मिली। तो हालांकि ये सारा कुछ करवाना है हमको, अरे वो समझे। इसके बाद का यही टॉपिक होगा। अब यहाँ तक आप इसको अच्छे से कवरअप कर लीजिए। इसके बाद फिर टॉपिक आएगा आपका ये खुदाई वाला। तो खुदाई जितने भी जहाँ से खुदाई हुई, जहाँ से जो साक्षी मिले उसको क्लास में ही याद करके ख़त्म करके जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, पहला ही दिन है, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री के लिए आपका टेंशन ना लेना, उसको भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। हालांकि अभी इतिहास चल रही है तो इसको सोच रहा हूँ कि इसको तो कंप्लीट ही कर देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए जोश के साथ में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, नोट्स बनाते जाइए।